नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त हो चला है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। कल यानी कि 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल यूजर्स के लिए अपने डिजिटल रुपी का लॉन्च करने जा रहा है। डिजिटल रुपी आने के बाद आपको अपनी जेब में कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम नोटों की ही तरह इसे यूज कर सकेंगे, लेकिन डिजिटली। ई रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह काम करता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका इस्तेमाल किया कैसे जाएगा, तो चलिए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। होलसेल के बाद अब रिटेल में इस्तेमाल के लिए कल से रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपी को देश के कुछ चुनिंदा लोकेशंस पर रोल आउट किया जाएगा। इससे पहले 1 नवंबर को इसे होलसेल उपयोग के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित एक करेंसी है। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम लोग कर सकते हैं, यूजर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप और हम। भारतीय करेंसी का डिजिटल स्वरूप ई रुपी को बैंकों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यूजर्स बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन और डिवाइसेस में स्टोर डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से ई रुपी के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। इसे आसानी से आप मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान को भी खरीद पाएंगे। इस डिजिटल रुपये को पूरी तरह से RBI ही रेगुलेट करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक RBI पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपये को कल से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और इसमें SBI, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। इसके बाद इसे धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता है। अगर आप किसी को ई रुपी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एक P2P कैटेगरी यानी कि पर्सन टू पर्सन कैटेगरी में आएगा, और अगर आप किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो भुगतान पेमेंट टू मर्चेंट कैटेगरी में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में डिजिटल रुपी है ये दिखाई देगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका ठीक वैसा ही होगा जैसे आप बैंक अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट का बैलेंस चेक करते हैं। अगर इस डिजिटल करेंसी को UPI से जोड़े जाने की भी तैयारी होती है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकती है, तो इससे काफ़ी सुविधा होगी। RBI की इस डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपी को आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं और इसे पेटीएम, जीपे और दूसरे अन्य वॉलेट से भी जोड़ने की तैयारी अब RBI कर रहा है। इसके इस्तेमाल के लिए RBI QR कोड भी जारी करेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन है वो नकद की बजाय एक डिजिटल ई रुपी के जरिए कर सकते हैं। चीन की आंखों में फिर एक बार नजर आया भारत का खौफ। भारत की कूटनीति से फिर एक बार ड्रैगन में दिखा डर। 2020 में भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद को लेकर भारतीय सेना ने जिनपिंग की सेना को करारा जवाब दिया था। उस वक्त भारत ने वो कर दिखाया जिसकी जिनपिंग की सेना को उम्मीद न थी। चीन के साथ हुए सीमा विवाद पर भारत ने न केवल सैन्य कार्रवाई की बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी चीन के छक्के छुड़ा दिए। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था, उस दौरान ड्रैगन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंधों में दखल अंदाजी ना करे। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन द्वारा कांग्रेस को भेजी गई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना भारत को अमेरिका के नजदीक जाने से रोकना चाहती है और इसके लिए वो सीमा पर तनाव कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार अमेरिका की दखलंदाजी उसे पसंद नहीं आई। रिपोर्ट में साल 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीते 46 सालों में दोनों देशों के बीच ये सबसे घातक संघर्ष था। आपको बताएं तो भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC शामिल है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अक्साई चीन लद्दाख में एक विशाल क्षेत्र है जो वर्तमान में चीनी कब्जे में है। 2019 में जारी भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीनी सेना ने 2016 और 2018 के बीच 1025 बार भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। गौर करें तो चीन को एशिया में सबसे बड़ी चुनौती भारत से ही मिल रही है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपनी कूटनीति से सबको चौंका दिया है।
सैन्य स्तर पर भी बीते कुछ सालों में भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है, जो चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अब अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक करीब 1500 परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लेगा। फिलहाल चीन के पास 400 परमाणु हथियार हैं। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी अपनी सालाना रिपोर्ट में चीन की महत्वाकांक्षी सैन्य योजना से पर्दा उठाया है। पेंटागन ने कहा कि अगले एक दशक में चीन का उद्देश्य अपनी परमाणु ताकत का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में इसके अलावा बताया कि चीन जमीन, समुद्र और हवा से मार करने वाले परमाणु हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करने में लगा है। चीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और रीप्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण कर प्लूटोनियम को अलग करके भी परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। चीन अपनी सेना का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। चीन अपने हथियारों को खुद की रक्षा के लिए बताता है, लेकिन वो लगातार दुनिया में अपना खौफ पैदा करने के लिए हथियारों के जखीरे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में 2021 और 22 में ताइवान पर चीन के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव का भी जिक्र किया गया है, खासतौर से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के वक्त। चीन की अमेरिका से ये होड़ खौफनाक मंजर की ओर इशारा है और भारत समेत पड़ोसी देशों के लिए खतरे की घंटी भी। इसीलिए वैश्विक शक्तियों को मिलकर चीन के ऐसे कदमों पर लगाम लगानी चाहिए। पीओके पर फिर एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आज तक से बात करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर एक बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लाने की बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके को पाकिस्तान से वापस लाने का संकल्प पूरी संसद और सरकार का है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह ने कश्मीर में दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि पीओके में पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है। हमने कश्मीर में विकास शुरू कर दिया है और अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाते। गुजरात चुनाव में राजनाथ सिंह की रैलियों के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने पीओके वापस लाओ के नारे लगाए। पीएम मोदी की सरकार आते ही पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने की तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। भारत ने अपने इस अभियान में अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के साथ साथ कई राजनीतिक और कूटनीतिक कदम भी उठाए। इस कड़ी में भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। दशकों से चली आ रही इस परंपरा को जैसे ही भारत ने खत्म किया, पाकिस्तान और उसके आतंकियों में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात ये कि कश्मीर को लेकर भारत की कामयाबी अब पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकी संगठन भी स्वीकार करने लगे हैं। अपनी आधिकारिक मैगजीन में अलकायदा ने कहा है कि भारत सरकार कश्मीर में सफल साबित हुई है और इसके लिए पाकिस्तान की सुस्त प्रतिक्रिया और कार्रवाई भी जिम्मेदार है। कश्मीर में पाकिस्तान और उसके आतंकियों के मंसूबे नाकामयाब होने के बाद अब आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। घाटी में पाकिस्तान और उसके आतंकियों के द्वारा युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेना भी आतंकियों के खिलाफ अपना एक्शन जारी रखे हुए है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि आतंकी इस समय बौखला गए हैं, इसी वजह से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया के उप कप्तान ऋषभ पंत की खराब फॉर्म पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ऋषभ पंत की वजह से इन फॉर्म संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा, ऊपर से पंत भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। व्हाइट बॉल में फॉर्म को लेकर लगातार निशाने पर आने वाले ऋषभ पंत ने अब खुद अपनी फॉर्म पर बात कही है। हर्षा भोगले के साथ एक इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने बात कही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पंत ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे नंबर इतने बुरे भी नहीं हैं। इंटरव्यू में पंत कुछ खफा होते हुए भी दिखे। बता दें कि तीसरे और आखिरी वनडे में ऋषभ पंत 10 रन बनाकर आउट हो गए। मैच से पहले कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत से बात की। ऋषभ ने यहाँ कहा, मैं T20 क्रिकेट में ओपनिंग करना चाहूंगा, जबकि वनडे में नंबर 4 या 5 सही है और टेस्ट में मैं 5 नंबर पर बल्लेबाजी करता हूं। लेकिन कोच और कप्तान किस तरह से टीम के लिए बेहतर सोचते हैं, उस पर चीजें निर्भर करती हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। बातचीत के दौरान हर्षा भोगले ने जब कहा कि आपके टेस्ट में बढ़िया नंबर हैं, लेकिन वनडे और T20 में इतने बेहतर नहीं है, जिस पर ऋषभ पंत ने कहा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरे नंबर इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं अभी 24-25 साल का हूं और ऐसे में अभी तुलना करना सही नहीं है। जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा, उस वक्त इस तरह की तुलनाएं की जा सकती हैं।
इस दौरान ऋषभ पंत कुछ खफा होते हुए भी दिखे और हर्षा भोगले को जवाब देते हुए उनकी टोन में बदलाव भी देखा गया। ऋषभ पंत का यह इंटरव्यू देखते ही देखते वायरल हो गया और जिस तरह से उन्होंने कमेंटेटर हर्षा भोगले से बात की, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कई ट्विटर यूजर्स ने कहा कि ये ऋषभ पंत का घमंड बोल रहा है, जिसे उन्हें संभालना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भी ऋषभ पंत को 2 मौके मिले, लेकिन उसमें वो फेल रहे। इसके बाद न्यूजीलैंड दौरा भी उनके लिए कुछ बेहतर नहीं गया। यही कारण है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अगले साल वर्ल्ड कप है, ऐसे में अभी से चिंतन शुरू हो गया है। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को एक मैच विनर बताया है, उन्हें सपोर्ट करने की बात कही है। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया के कोच VVS लक्ष्मण ने भी ऋषभ पंत को एक मैच विनर बताया है। संजू सैमसन, वो नाम जो इस वक्त काफी सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि अच्छा खेलने के बाद भी उन्हें टीम में मौके नहीं मिल रहे। ऐसे में संजू का धैर्य दगा दे न दे, लेकिन अब फैंस के सब्र का बांध टूटने लगा है। फैंस इस बात से काफी नाराज हैं कि आखिर अच्छा खेलने के बावजूद संजू को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। बात भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच की है, जहां एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को नजरअंदाज किया गया और प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिली। इस सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे मैच में संजू को सिर्फ 1 मैच खिलाया गया। अब इस मसले पर राजनीतिक एंट्री भी हो गई है और केरल के ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीम इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं। शशि थरूर ने बुधवार सुबह ट्वीट कर टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल किए। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में VVS लक्ष्मण के बयान का जिक्र किया, जिसमें लक्ष्मण ने कहा कि ऋषभ पंत ने नंबर 4 पर बेहतर प्रदर्शन किया है और ऐसे में टीम उनका पूरा सपोर्ट करेगी। शशि थरूर ने लिखा कि ऋषभ पंत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन वो अपनी पिछली 11 में से 10 पारियों में फेल साबित हुए हैं, जबकि संजू सैमसन का वनडे में 66 का औसत है। पिछली 5 पारियों में उन्होंने रन बनाए हैं और फिर भी वो बेंच पर बैठे हैं। ऐसे में चीजें देखने की जरूरत है। सैमसन के साथ हो रही नाइंसाफी का मसला लंबे वक्त से उठ रहा है। पहले भी उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और तब काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद जब उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया, तो फैंस काफी खफा हुए। हालांकि टीम ने उनको निकालने के पीछे टीम कॉम्बिनेशन पर फोकस करने की बात कही है। चलिए एक नजर डालते हैं संजू सैमसन के वनडे रिकॉर्ड्स पर। संजू सैमसन ने वनडे की 11 मैचों की 10 पारियों में 330 रन बनाए हैं और ऐसे में उनका औसत 66 का है। संजू सैमसन के इतर अगर ऋषभ पंत की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन वनडे और T20 में वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और यही कारण है कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि न्यूजीलैंड दौरे पर उन्हें टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। सेलिब्रिटी लाइफ में रिश्ते बनने और टूटने की खबरें यूं तो आम होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जोड़ियां फैंस को इतनी खास लगती हैं कि उनके टूटने की खबरें उन्हें बेहद निराश कर देती है। ऐसी ही एक फेवरेट जोड़ी है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की, जिनके अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे फैंस बेहद निराश है। कभी ये कहा जा रहा है कि सानिया ने अलग रहने का फैसला कर लिया है, वो घर से बाहर चली गई हैं, तो कहीं ये खबरें हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस मॉडल आयशा की वजह से ये खूबसूरत जोड़ी टूट गई है। आयशा को लेकर सबसे ज्यादा खबरें सामने आई कि एक फोटो शूट के बाद शोएब और उनका अफेयर शुरू हुआ और यही वजह बना है सानिया मिर्जा के साथ शोएब का रिश्ता टूटने की। लेकिन इन तमाम खबरों पर अब तक सानिया मिर्जा, शोएब मलिक या आयशा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब आयशा की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसने सभी को हैरान कर दिया है और जिस बेबाकी के साथ आयशा ने अपनी बातें रखी हैं उसकी तारीफ भी हो रही है। दरअसल आयशा से ये सवाल किया गया कि क्या आप शोएब मलिक से शादी कर चुकी हैं या करने वाली हैं, तो उनका सीधा जवाब था जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वे पहले से शादीशुदा हैं और उनका एक खूबसूरत परिवार है। मैं शोएब और सानिया दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। दुनिया में ऐसे रिश्ते भी होते हैं। आयशा का ये जवाब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग इस जवाब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंस इसलिए भी बरकरार है क्योंकि सानिया और शोएब में से किसी ने भी उनके तलाक या अलगाव से जुड़ी तमाम खबरों पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है। हाँ, इस बीच उनके एक नए शो को लेकर जरूर अनाउंस किया गया, तो मिर्जा मलिक शो की चर्चा हर तरफ है। लेकिन सवाल ये भी कि अलग होने की तमाम खबरों के बीच क्या ये दोनों शो कर रहे हैं, क्या ये पहले का एक कमिटमेंट है या फिर अलगाव की खबरें इस शो के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट का काम कर रही हैं। खैर, इन सबके बीच आयशा ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है
और उन्हें लेकर बन रही नेगेटिव परसेप्शन को भी विराम दे दिया है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अपने रिश्ते को लेकर बेहद ओपन रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों ने इन्हें अपसेट कर दिया है। दरअसल मलाइका अरोड़ा की प्रेगनेंसी की खबरों ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ये कह दिया गया कि मलाइका और अर्जुन कपूर अपने पहले बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई थी, इसका खुलासा अर्जुन कपूर के गुस्से से हो रहा है। अर्जुन कपूर वैसे भी मलाइका को लेकर बेहद सेंसिटिव और पॉजिटिव हैं। उन्होंने इन खबरों के बीच इंस्टा स्टोरी शेयर की और लिखा कि ये अब तक की सबसे गिरी हुई चीज है, आपने इसे बहुत कैजुअली किया है। इस तरह की बेकार की खबरों को लिखना बहुत इनसेंसिटिव और पूरी तरह से अनएथिकल है। इस तरह की बेकार की खबरों को लिखना बिल्कुल गलत है। इस तरह की खबरें लगातार लिखी जा रही हैं। हम इन्हें कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर ये मीडिया में फैल जाती हैं और सच बन जाती हैं। ये सही नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ से खेलने की हिम्मत मत करना। अर्जुन कपूर का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अर्जुन कपूर के पोस्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि मलाइका अरोड़ा की प्रेगनेंसी की खबरों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं। साथ ही अर्जुन ने अपील भी की है कि इस तरह की खबरों को बिल्कुल ना फैलाया जाए। वो लगातार मलाइका के साथ साई की तरह रहते हैं और मलाइका पर वैसे भी कोई बात नहीं आने देते हैं। अर्जुन से मलाइका को लेकर कोई भी सवाल पूछने पर वो हमेशा खुलकर जवाब देते हैं, लेकिन मलाइका के साथ जहाँ तक उनकी प्राइवेसी की बात है, इसे लेकर वो बहुत ज्यादा सख्त दिखाई देते हैं। ऐसी गॉसिप्स और रूमर्स के चलते अर्जुन कपूर को बहुत दुख हुआ है और उनका गुस्सा भी खुलकर साफ हुआ है। लेकिन जो भी हो, अर्जुन कपूर ने सच्चाई बताकर हर किसी की गलतफहमी को एक झटके में दूर कर दिया है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए टेक वीडियो में, जहां मैं यानी मुंजीर अहमद लेकर के आता हूं हर दिन आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ नई जानकारियां। हालांकि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पुराना टर्म है, ब्लू बगिंग। आप अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ यूज़ किया ही होगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, अब लगभग हर डिवाइसेस में ब्लूटूथ मिलता है और ज़्यादातर लोगों में पाया गया ऐसा कि वो ब्लूटूथ यूज़ करके उसे ओपन छोड़ देते हैं, डिस्कवरेबल मोड पे ही रहता है, जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने ब्लूटूथ ऑन करके डिस्कवरेबल करके रखा है, कोई आपकी कॉल सुन ले तो ये सुनने में आपको थोड़ा वेग ज़रूर लगेगा, बट ऐसा सच है। पहला गेस आपका ये होगा कि कोई अपना ईयरफोन्स जो है वो हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल सुन ले, ये भी पॉसिबल है, बट हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें ब्लू बगिंग के बारे में, जो बेसिकली एक हैकिंग का तरीका है, काफ़ी बेसिक तरीका है। फॉर एग्जांपल, आपने ब्लूटूथ ऑन करके रखा है और कोई साइबर क्रिमिनल या फिर कोई हैकर आपके आसपास यानी 10 मीटर के दायरे में है, तो वो आपके ब्लूटूथ से अपना डिवाइस कनेक्ट करके ब्रूट फोर्स मेथड से आपके फ़ोन का एक्सेस ले सकता है। अब उसने अगर आपके फ़ोन का एक्सेस ले लिया तो जाहिर सी बात है कुछ भी हार्म कर सकता है, यानी आपके कॉल सुन सकता है, फ़ोन के वीडियोस देख सकता है या फिर किसी को आपके बिहाफ पे मैसेज भी कर सकता है। ये कैसे होता है? इसका सिंपल तरीका ये है कि हैकर्स कई टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ब्रूट फोर्स टेक्निक है। ब्रूट फोर्स टेक्निक बेसिकली पासवर्ड गेसिंग को ही कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका फ़ोन का पासवर्ड 1234 है या फिर आपने कुछ भी रखा है, तो उसको गेस करते हैं। उसमें टाइम भी लगता है, बट उसके लिए भी कई टूल्स हैं जो उस काम को आसान कर देते हैं। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके वो आपके डिवाइस का कंट्रोल ले सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। बचने के लिए सिंपल तरीका है, ब्लूटूथ या तो बंद कर दें या डिस्कवरेबल मोड ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आपने उसको ऑफ कर रखा है तो आपका जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उससे, जाहिर सी बात है आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो डिवाइसेस भी कनेक्टेड होंगे उससे, तो वो भी हो जाएगा और आपका दूसरा सेफ्टी का भी पूरा इंतज़ाम हो जाएगा। कोई दूसरा आपके ब्लूटूथ से एक्सेस नहीं ले सकता है। तो ये तो हो गया ब्लू बगिंग। इसके बाद हम एक दूसरे वीडियो में ब्लूटूथ हैकिंग से रिलेटेड और कुछ नई जानकारी लेकर के आएंगे, जो पिछले कुछ समय से राइज पे है और हो सकता है कि अगले कुछ समय में आप देखें कि ब्लू बगिंग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और ब्लूटूथ के ज़रिए काफ़ी लोगों के फ़ोन हैक किए जा रहे हैं। डिजिटल बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।